नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो सातवें यूनिट है पहले पेपर की BST शिफ्ट की, जिसके अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। इसके अतिरिक्त 1 से लेकर के 5 तक 6 तक जितनी भी यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उन पर हम चर्चा कर चुके हैं। अगर उन वीडियो को आपने नहीं देखा है तो हमारी प्ले लिस्ट में जाकर के अवश्य देखिएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर करिएगा, जिसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और इसकी PDF के लिए ORJART ऐप इंस्टॉल करिएगा, जिसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो दोस्तों, बना रहे वीडियो के अंत तक, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आपको हर एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन और नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो आज का हमारा पहला इम्पोर्टेंट सवाल है, औपचारिक व अनौपचारिक अवलोकन में अंतर लिखें। तो औपचारिक व अनौपचारिक जो अवलोकन है ये कितने प्रकार के होते हैं, आप किस प्रकार से अवलोकन को बेहतर मानेंगे। तो अवलोकन के प्रकार है जो दो निम्न प्रकारों में बांटा गया, एक तो औपचारिक और एक है अनौपचारिक यानी स्वाभाविक अवलोकन। तो औपचारिक अवलोकन इसमें है अवलोकनकर्ता विद्यार्थियों के विशिष्ट व्यवहारों का अवलोकन औपचारिक परिस्थितियों में करता है। अवलोकनकर्ता ये निश्चित करता है कि उसे विद्यार्थियों को किस समय और कहाँ अवलोकन करना है। इसमें स्थान, समय, उपकरण के साथ साथ अवलोकन के निश्चित उद्देश्यों को ध्यान में रखा जाता है, तथा साथ ही अवलोकन के लिए कुछ निश्चित बिंदुओं को भी पूर्व निर्धारित किया जाता है। ये उदाहरण स्वरूप देखें तो जिस व्यक्ति का अवलोकन किया जाने वाला है उससे कुछ निश्चित कार्य करवाए जाते हैं और पूर्व निर्धारित मानकों के अनुसार उनका अवलोकन किया जाता है। और इसमें परिस्थितियों को आवश्यकता अनुसार व्यवस्थित व नियंत्रित किया जाता है, और इससे ही क्या कहते हैं, औपचारिक अवलोकन कहा जाता है। अनौपचारिक या स्वाभाविक अवलोकन, शिक्षक स्वाभाविक परिस्थिति या गतिविधि विविध गतिविधियों के दौरान, जैसे खेल का मैदान, कक्षा कक्ष की गई गतिविधि, मध्य अंतराल के समय होने वाले क्रियाकलाप आदि में भी अवलोकन कर सकता है। सामान्यतः इस तरह के अवलोकन में विद्यार्थियों को ये पता नहीं होता है कि उनके व्यवहारों का अवलोकन किसी अवलोकनकर्ता द्वारा किया जा रहा है। फलस्वरूप वे अपने व्यवहारों में स्वाभाविकता बनाए रखते हैं और अवलोकनकर्ता उन व्यवहारों का प्रेक्षण आराम से कर लेता है। इस दौरान शिक्षक किसी विद्यार्थी विशेष के विभिन्न व्यवहारों व गतिविधियों को ध्यानपूर्वक देख सकता है। उदाहरण के तौर पर शिक्षक दूर से ही बच्चों के समूह द्वारा खेल के मैदान में किए गए व्यवहारों का अवलोकन कर इस निष्कर्ष पर पहुंच जा सकता है कि कौन सा विद्यार्थी सबका नेतृत्व कर रहा है और कौन कौन से विद्यार्थी खेल में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं और कौन कौन से विद्यार्थी निष्क्रिय व चुपचाप मैदान में बैठे हुए हैं। अनौपचारिक निरीक्षण के लिए समय सीमा, स्थान, परिस्थितियों की कोई पाबंदी नहीं निर्धारित की जाती, जबकि औपचारिक के अंदर ये सब होता है। और अवलोकनकर्ता स्वतंत्रता पूर्वक बच्चे के व्यवहार का अवलोकन कर सकता है। अगला हमारा सवाल है, सहभागी और असहभागी अवलोकन से आप क्या समझते हैं। सहभागी अवलोकन यानी इस विधि में अवलोकनकर्ता विद्यार्थियों की क्रियाओं में स्वयं हाथ बंटाता है, अर्थात अवलोकन करता है जो विविध गतिविधियों में सहभागियों के साथ भाग लेते हुए उस समूह का सदस्य बन जाता है और इसके साथ साथ उसके व्यवहारों का अवलोकन भी करता है। यहाँ इस तरह अवलोकनकर्ता का क्रियाओं में हाथ बंटाना मुख्य उद्देश्य व्यवहारों को स्वाभाविक तरीके से प्रभावित करने तथा ठीक ढंग से वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण करने से हैं। इस प्रकार के अवलोकन में शिक्षक अवलोकनकर्ता के रूप में निकट एवं गहराई से विद्यार्थियों के प्रत्येक पहलू को ध्यान से अवलोकन कर उनका विस्तृत रिकॉर्ड तैयार कर सकता है। अगला है असहभागी अवलोकन। इस अवलोकन के अंदर इस प्रकार के अवलोकन में एक शिक्षक एक अवलोकनकर्ता के रूप में समूह में सम्मिलित न होकर उस गतिविधि पर बाहर से दृष्टि रखता और विद्यार्थियों के व्यवहार
को बाहर से ध्यानपूर्वक देखता। अवलोकनकर्ता विद्यार्थियों के व्यवहार को विद्यालय के अंदर एवं बाहर किसी भी जगह पर ध्यान से देखता रहता है और उसके आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचता है। एक शिक्षक के लिए औपचारिक, अनौपचारिक, सहभागी, असहभागी सभी प्रकार के अवलोकन महत्वपूर्ण हैं। कई बार इन अवलोकन विधियों का प्रयोग साथ साथ होता है और कक्षा में शिक्षक अपने अवलोकन के आधार पर ही कक्षा व्यवस्था अथवा विद्यार्थियों के व्यवहार को व्यवस्थित करता है और इसके अवलोकन के कई बिंदु हो सकते हैं। अगला सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल है, अवलोकन की उपयोगिता, क्या उपयोगिता है और संक्षेप में बताइए। तो अवलोकन की उपयोगिता क्या है, इम्पोर्टेंट सवाल है। तो इसमें जो उपयोगिता है, इसमें समस्या का चयन किया जाता है और तत्पश्चात उस समस्या का बारीकी से अवलोकन कर अध्ययन किया जाता है। फिर पूर्व निर्धारित उद्देश्य, सुनियोजित अवलोकन एवं सुव्यवस्थित अभिलेखन से यह विधि बहुत उपयोगी बन जाती है। इसके परिणाम विश्वसनीय और वैध होते हैं। अगला सवाल है हमारा, साक्षात्कार से क्या आशय है, यानी इंटरव्यू, और इसके उद्देश्य, उपयोगिता का उल्लेख है जो आपको करना है। तो साक्षात्कार विधि, साक्षात्कार अंग्रेजी भाषा के शब्द इंटरव्यू का हिंदी रूपांतरण है और इंटरव्यू को दो भागों यानी इंटर यानी भीतर और तथा व्यू यानी देखना में विभाजित किया जा सकता है। इसका शाब्दिक अर्थ है अंतर्दर्शन, अर्थात आंतरिक रूप से देखना। इस तरह यह कहा जा सकता है कि शाब्दिक रूप से साक्षात देने वाले यानी विषयों से संबंधित आंतरिक तथ्यों को जानने की प्रक्रिया को भी साक्षात्कार कहा जाता है। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि जिन अप्रकट अथवा अदृश्य तथ्यों को बाह्य रूप से निरीक्षण नहीं किया जा सकता, उन तथ्यों की जो जानकारी प्राप्त करना तथा किसी विषय के विभिन्न पहलुओं के विषय में गहन जानकारी प्राप्त करना, क्या कहलाता है, साक्षात्कार कहलाता है। और अतः साक्षात्कार अभिमुख संवाद है। कैसा है, अभिमुख संवाद है। इस विधि द्वारा विद्यार्थियों की अभिरुचियों, योग्यताओं, मनोवृत्तियों से संबंधित अवधारणाओं का अध्ययन करते हैं और इसका प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति के विचारों, विश्वासों, मूल्यों, भावनाओं, अतीत के अनुभवों आदि के विषय में जानना है। इसमें प्रत्यक्ष संपर्क अर्थात आमने सामने के संपर्क द्वारा सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है और साक्षात्कार विधि में शिक्षक विद्यार्थियों का एक करके एक छोटा समूह बनाकर कुछ प्रश्न पूछते हैं और साक्षात्कार का प्रयोग मुख्यतः उन विषयों के अध्ययन के लिए किया जाता है जिनको जानने के लिए बातचीत करनी आवश्यक है। उदाहरण के तौर पर बच्चों के समायोजन संबंधी समस्याओं का अध्ययन करने तथा साथ ही साथ उनका शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन संबंधी अवधारणाओं को जानने के लिए इस विधि को अपनाया जा सकता है। और साक्षात्कार के अंतर्गत विद्यार्थी को स्वतंत्रता पूर्वक प्रश्नों के माध्यम से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है। और इस विधि में प्राय गुणात्मक तथ्यों का संग्रह किया जाता है और इस विधि में विद्यार्थियों की भाव, भंगिमा, अभिव्यक्ति, बोलने की शैली आदि के अवलोकन का मौका भी साक्षात्कारकर्ता को मिलता है। कुछ हद तक ये भी कहा जा सकता है कि शिक्षक साक्षात्कार के आधार पर बच्चे के व्यवहार के बारे में जो विश्लेषण करता है वह अधिक प्रामाणिक होता है और उसके द्वारा बच्चे के मानसिक पहलुओं के विषय में अधिक विश्लेषण किया जा सकता है, क्योंकि शिक्षक के विश्लेषण में स्वयं विद्यार्थी का मत भी अंतर्निहित होता है। अगला सवाल है हमारा, संरचित साक्षात्कार व असंरचित साक्षात्कार में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो संरचित साक्षात्कार क्या और असंरचित साक्षात्कार, तो यहाँ पर संरचित साक्षात्कार के अंदर दिया गया है कि इस विधि में अध्ययनकर्ता अध्ययन संबंधी समस्या के से संबंधित प्रश्नों व इकाइयों को एक निश्चित क्रम में पहले से ही तैयार कर लेता है और साक्षात्कार के समय वह सूचनादाता से ये प्रश्न उसी क्रम के आधार पर पूछता है। साक्षात्कार की प्रकृति इस विधि में नियंत्रित होती है। असंरचित साक्षात्कार, इस विधि में प्रश्न एवं उनकी संख्या पहले से निश्चित नहीं होती है, जबकि संरचित के अंदर क्या होती है, उसकी पहले से संख्या जो निश्चित होती
है और इसके अंदर नहीं होती। अध्ययनकर्ता अध्ययन की संबंधित कोई भी प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र होता है। वह प्रश्नों के स्वरूप साक्षात्कार के दौरान अपने मन से निर्धारित करता है और कोई पूर्व तैयारी की ज़रूरत नहीं होती है, जबकि संरचित के अंदर पूर्व तैयारी करनी होती है। इस प्रकार से जो दोस्तों हमारी यूनिट नंबर 7 है, इसके अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज हम चर्चा की। तो हमारा जो पहला पेपर था बच्चे और बचपन, जिसकी यूनिटें थी 7, तो इन जितने भी यूनिटें के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो आज इसमें पूर्ण हो चुके हैं। और इसके अतिरिक्त जितने भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हमारे ORJAT ऐप में मिल जाएंगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और आपको फर्स्ट ईयर का जो संपूर्ण कोर्स है वो भी अवेलेबल है। तो दोस्तों मिलते हैं और भी नए किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।